हेलो एवरीवन, दिस इज दीपक तिवारी एंड इस वीडियो में भी हम लोग पॉलिटी के कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं और हर क्वेश्चंस को पढ़ने के बाद मैं 2 to 5 सेकंड का आपको टाइम दूंगा और आप उससे चाहें तो वीडियो को पॉज करके उतना देर में अपना आंसर देख सकते हैं। और हमेशा की तरह अगर आप चाहें तो थ्योरेटिकल किए हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं किए हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में भी है और आपने नहीं भी किया है तो अपने आप को आप चेक कर सकते हैं कि व्हाट्स योर लेवल। सो लेट्स स्टार्ट विथ फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि भारत के नियंत्रक और महापरीक्षक के बारे में सही कथन है। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का मतलब होता है CAG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ठीक है, जिनके बारे में आर्टिकल 148 से 151 में बताया गया है। तो इनके बारे में कौन सा बात सही है इसमें बताना है। तो पहला है कि इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, बिल्कुल सही है। तो इसमें ऑप्शन है नहीं तो पहला ही सही होगा, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है इसका। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी एक किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति के विषय में सरकारिया आयोग की सिफारिश नहीं है। तो 3 तो है इसमें से बट एक नहीं है, उसके बारे में देखते हैं। पहला है कि उसे राज्यपाल के रूप में अपनी नियुक्ति के कम से कम कुछ समय पहले तक सक्रिय राजनीति में भाग लिया हुआ नहीं होना चाहिए, बिल्कुल राजनीति से दूर हो गया हो इंसान, बिल्कुल सही है पहला। दूसरा है किसी राज्यपाल को चुनने में राष्ट्रपति द्वारा उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति से सलाह ली जानी चाहिए, नहीं ऐसा नहीं है। अगला है राज्यपाल की 5 वर्ष की पदावधि में असाधारण स्थिति को छोड़कर बाधा नहीं डाली जानी चाहिए, हाँ ये ठीक है। अगला है राज्यपाल को उस राज्य का मूल निवासी नहीं होना चाहिए, जी हाँ ये सारे चीज़ उन्होंने बताया था। तो A, B, C, बी गलत है और A, C और D सही है, यानी कि गलत नंबर पूछा था, गलत था अपना बी वाला, तो अपना जवाब हो गया बी। अगला है कि लेखा परीक्षक का मुख्य उद्देश्य किसके व्यय पर नियंत्रण करना होता है। तो होता है कि कार्यपालिका का व्यय पे, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। नेक्स्ट है कि लोक निधि के फलोत्पादक और ऐसिड प्रयोग को सुरक्षित करने के साथ साथ भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक, जिसको कैग बोलते हैं CAG, के कार्यकाल का महत्व क्या है। यहाँ तक है, आप इसे इतना कर लीजिए, ऐसे दिख जाएगा ऑप्शन, यहाँ पे दिखे नीचे देख लेंगे हम कौन कौन से सही है। तो हम इसका जवाब देखते हैं। पहला लिखा हुआ है कि कैग संसद की ओर से राजकोष पर नियंत्रण रखता है और भारत का राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात वित्तीय आपात घोषित करता है, नहीं ये गलत है। दूसरा है कैग मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित परियोजनाओं या कार्यक्रम पर जारी किए गए प्रतिवेदन पर लोक लेखा समिति विचार विमर्श करती है, बिल्कुल इसके बारे में करती है। अगला है कि कैग के प्रतिवेदन से मिली जानकारियों के आधार पर जांचकर्ता एजेंसियों उन लोगों के विरुद्ध आरोप दाखिल कर सकती है जिन्होंने लोक निधि प्रबंधन में कानून का उल्लंघन किया हो, जी हाँ। अगला है कैग को ऐसी निश्चित न्यायिक शक्तियाँ प्राप्त है कि सरकारी कंपनियों की परीक्षा और लेखा जांचते समय वह कानून का उल्लंघन करने वालों पर अभियोग लगा सके, नहीं ये नहीं है। सिर्फ 2 और 3 सही जवाब होगा इसका, यानी कि ऑप्शन नंबर C सही जवाब है इसका। अगला है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, 5वां नंबर है। चलो इसमें है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि भारत के महान न्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल किसी भी संघीय समिति का सदस्य हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं उसके सदस्य। अगला है कि भारत के महान न्यायवादी, राइट, जिनको बोलते हैं अटॉर्नी जनरल, इनके बारे में आर्टिकल 76 में बताया गया है कि महान न्यायवादी संसद के किसी भी सदन की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं, बिल्कुल कार्यवाही में भाग ले सकते हैं, बस वोट नहीं कर सकते। अगला है कि भारत के महान न्यायवादी की नियुक्ति के लिए किसी व्यक्ति को भारत का सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए अर्हित होना चाहिए, मतलब कि उतना ही योग्यता होनी चाहिए, अर्हित होनी चाहिए, तो ये भी सही है। तो तीनों ही सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर अपना D सही जवाब होगा। अगला है कि सर्वोच्च न्यायालय, निर्वाचन आयोग एवं संघ राज्य लोक सेवा आयोग, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का कार्यालय कैसी संस्थाओं में एक लक्षण समान है, वह क्या है।
जैसी संस्थाओं में एक लक्षण समान है, वह क्या है? और वह है वे संवैधानिक संस्थाएं हैं। ये सारी की सारी क्या है? देखिए, राज्य लोक सेवा आयोग, ये क्या है? संवैधानिक संस्था है। ठीक है। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, ये भी संवैधानिक संस्था है। ये सब निर्वाचन आयोग, चुनाव आयोग, राइट, जिसके बारे में हमें मिलेगा संविधान के आर्टिकल 324 से 329 तक में, सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट, राइट, आर्टिकल 124 में, 124 से लेकर 147 तक है इसके में, 124 से 147 तक इसके बारे में, सुप्रीम कोर्ट के बारे में है। देखिए, संवैधानिक संस्था होगा। चुनाव आयोग 324 में शुरू होता है, 324 से 329 तक, और ये भी क्या है? संवैधानिक संस्था है। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का आर्टिकल कौन सा है? 148 से लेकर 151 तक। तो ये सब क्या है? सब संवैधानिक संस्थाएं हैं। और अलग अलग राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग है, तो वो तो है ही। अगला है, किन आधारों पर दोष सिद्धि के बाद संसद के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को पद से हटाया जा सकता है? तो ये है कि कदाचार या क्षमता के आधार पे। ऑप्शन नंबर दोनों ही सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा अपना। अगला है कि निम्न में से किस सेवानिवृत्त अधिकारी को सरकार के अधीन किसी पद पर नियुक्त करने पर वर्जना है? तो वह है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल को। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है इसका। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के महान्यायवादी, जिनको क्या बोलते हैं? अटॉर्नी जनरल, आर्टिकल 76, इनके बारे में लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं। कौन कौन सा सही इसमें बताइए, पहले आप देख लीजिए। तो पहला कि लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं, बिल्कुल ये सही है। लोकसभा किसी समिति का सदस्य हो सकता है, तो लोकसभा में अगर किसी भी समिति का इनको सदस्य बनना है तो ये चीज़ें इनको नहीं है कि समिति के सदस्य बने। और वहाँ ने किस समिति के सदस्य तो बन सकते हैं, ऐसे देखा जाए तो लोकसभा की किसी समिति का नहीं, सिर्फ लोकसभा में बोल सकता है, बिल्कुल। लोकसभा में मतदान में भाग ले सकते हैं, नहीं तो, लेकिन किसी समिति का सदस्य बन सकते हैं, माफ करना मुझे। ठीक है, पहला, दूसरा और तीसरा ही सही है, चौथा गलत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। नेक्स्ट है कि केंद्रीय सूचना आयोग के बारे में सही कथन है। पहला कि वह संवैधानिक निकाय है, बिल्कुल। केंद्रीय सूचना आयोग संवैधानिक संस्था है, बिल्कुल। आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, बिल्कुल। आयोग 25,000 तक जुर्माना लगा सकता है, नहीं। अधिकारियों को दंडित कर सकता है, बिल्कुल। 1, 2 और 4, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 सही जवाब हुआ 10वें का। 11वां देखते हैं। 11वां है, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को पद मुक्त किया जा सकता है उसी प्रकार जिस प्रकार उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। यानी कि जैसे राष्ट्रपति को हटाते हैं ना, लोकसभा में 2/3 मेजोरिटी, राज्यसभा में 2/3 मेजोरिटी ऐसे पास करने के बाद में ही हटाया जाता है राष्ट्रपति को, वैसे ही सुप्रीम कोर्ट के जज को और उससे ही राष्ट्रपति की तरह यहाँ पे हम इनको कर सकते हैं, जिसको बोलते हैं कि नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। ठीक है, तो बात एक ही है। 12 नंबर में है कि भारत का सॉलिसिटर जनरल होता है और यह एक न्यायिक सलाहकार होते हैं। ऑप्शन नंबर 20 सही जवाब है। अगला है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति निम्नलिखित में से किसके द्वारा होती है? तो ये राष्ट्रपति जी के द्वारा होती है इसकी नियुक्ति। ऑप्शन नंबर 20 सही जवाब है। अगला है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल सेवानिवृत्त होते हैं नियुक्ति के 6 वर्ष बाद या 65 वर्ष पूरा होने पर, दोनों में से जो पहले पूरा हो जाए। अगला है, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नेशनल ह्यूमन कमीशन, मानवाधिकार आयोग, ह्यूमन राइट्स कमीशन बोलते हैं उसको, माफ करना। ठीक है, इसको देखते हैं। पहला है कि इसका अध्यक्ष निर्वाय अनिवार्य रूप से भारत का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होना चाहिए, क्योंकि कोई भी है ना CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, अगर रिटायर हो गए हैं वही कोई एक बन सकता है, तो ये बिल्कुल सही है पहला।
दूसरा है कि इसकी प्रत्येक राज्य में राज्य मानव अधिकार आयोग के नाम से संस्थाएं हैं। तो क्या ये सही है कि हर राज्य में इसके संस्थाएं हैं? तो वैसा नहीं है कि हर राज्य में इसके है। अगला है कि इसकी शक्तियाँ केवल सिफारिशी प्रकृति की है। हाँ, सिर्फ सिफारिश जैसी ही है। अगला है आयोग के एक सदस्य के रूप में एक महिला को नियुक्त करना आज्ञापरक है। ऐसा कुछ नहीं बताया गया है। तो पहला और तीसरा सही, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है 15वें का। अगला देखते हैं। अगला है कि भारत के संदर्भ में निम्नलिखित निर्वाचन पद्धतियों पर विचार कीजिए। 16वां नंबर। तो पहला है कि व्यय मताधिकार के आधार पर सीधे निर्वाचित पद्धति, बिल्कुल है। एकल संक्रमणीय मत द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति, ये भी है। अनुपातिक प्रतिनिधित्व की सूची पद्धति, ये नहीं है। अप्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की सन्निश्चय पद्धति, अप्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की सन्निश्चय पद्धति। अप्रत्यक्ष रूप से तो होते हैं राज्यसभा वगैरह में, बट इनको हम मानेंगे नहीं कि ये सीधे सीधे हमारे पे वो करते हैं कि लोकसभा ही मेन होती है या फिर एमएलए होते हैं। तो इन दोनों का इतना रोल इसमें होता नहीं है सीधा सीधा। तो पहला और दूसरा सही माना जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा इसका। 17वां है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है, ये बताना है हमें 17वें में। तो इसको हम देखते हैं। चलिए हम इसका जवाब देखते हैं 17वें वाले का। ठीक है। तो पहला है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश के बिना निर्वाचन आयुक्त को पदयुक्त नहीं किया जा सकता, बिल्कुल नहीं किया सकता, सही है। अगला है मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य निर्वाचन आयुक्तों में मतभेद की स्थिति में विधि आयोग निर्णय करता है, नहीं, ऐसा नहीं है। और आगे की बातें भी देख लेते हैं कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य निर्वाचन आयुक्तों की शक्तियाँ एक समान होती हैं, बिल्कुल ये सही है। अगला है निर्वाचन आयुक्त की पदविधि उनके पद ग्रहण करने की तिथि से 6 वर्ष अथवा उनकी आयु 65 वर्ष होने तक जो भी पहले हो वो होती है, बिल्कुल ये सही है। ऑप्शन नंबर डी इसका भी सही है। गलत कौन सा था? बी नंबर, तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से भारत की योजना से संबंध है। तो पहला है, ऑप्शन पूरा नहीं दिख रहा, एक सेकेंड। वित्त आयोग बिल्कुल योजना बनाने में अपना कोई योगदान नहीं देती है, ये गलती है। पहला, योजना बनाने में मेन काम कौन देता है? तो पैसे का बंटवारा करता है। राष्ट्रीय विकास परिषद, हाँ इसका रोल होता है। संघीय ग्रामीण विकास मंत्रालय, नहीं। संघीय शहरी विकास मंत्रालय, नहीं। संसद, हाँ संसद का रोल होता है। तो दूसरा और पांचवा, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है इसका। अगला है कि वर्ष 1952 भारत के इतिहास में क्यों महत्वपूर्ण है? लोकसभा का प्रथम आम निर्वाचन हुआ था 1951-52 में, ठीक है। तो यही है इसका ऑप्शन नंबर डी। और बोला कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित हुआ था, तो ये तो 1956 में पारित हुआ था, ये तो बिल्कुल गलत है। हरियाणा राज्य का विभाजन हुआ था, ये तो काफ़ी बाद में हुआ था, ठीक है। 1966 में हुआ था, 1966 में पंजाब से बनाया गया था। और भारत की प्रथम सरकारी जनगणना काफ़ी पहले हो चुकी थी, ठीक है, तो ये भी गलत है। तो अब यहाँ पे क्या है कि मेन बात है उस समय 1952 का कि लोकसभा का प्रथम आम चुनाव हुआ था। हालांकि शुरुआत हुआ था 1951 के लास्ट में, 1952 तक चला था, मार्च के आसपास तक, फरवरी मार्च तक, तो इसलिए इसको बोलते हैं, ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। अगला है भारतीय केंद्रीय स्तर पर लेखांकन एवं लेखा परीक्षा किसके अधिकार क्षेत्र आता है, किसके अधिकार क्षेत्र में आता है? और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के अधिकार क्षेत्र में आता है, ठीक है। आगे देखते हैं 21वां नंबर। नेक्स्ट है कि संविधान लागू होने के बाद राष्ट्रपति ने पहली बार कब 2 व्यक्तियों को मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सहायता के लिए निर्वाचन आयुक्त के पद पर नियुक्त किया है? और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। 1989 में इसके बारे में प्रावधान आया था, ठीक है, तब भी इसके बारे में चेंजेस किए गए थे, ठीक है। आगे देखते हैं
पहले एक ही होते थे चुनाव आयुक्त, तब तीन होते हैं। एक मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं और दो बगल में उनके मतलब दो मतलब सहयोगी होते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा की कार्यवाहियों में भाग ले सकता है परंतु मतदान नहीं कर सकता? तो ये अटॉर्नी जनरल होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। ठीक है 22 का। अगला देखते हैं, उपचुनाव कराया जाता है, एक सेकंड माफ करना, कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या? 22 के बाद सीधा 35 कैसे आ गया? लगता है कुछ ऊपर नीचे हो गया, एक सेकंड। तो वहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा गलत हो गया था, मैंने हालांकि दोबारा से ले लिया। तो यहाँ हम देखते हैं 23rd नंबर से। 23rd में है कि निम्नलिखित में से किसे संसद के दोनों सदनों में बोलने और अन्य कार्यवाहियों में सम्मिलित होने तथा किसी भी संसदीय कमेटी के सदस्य होने का अधिकार है परंतु वोट करने का अधिकार नहीं है? और इसका सही जवाब होगा अटॉर्नी जनरल। सी इसका मतलब है अटॉर्नी जनरल, यानी कि आर्टिकल 76 में महान्यायवादी बोलते हैं इनको है। अगला है 24वां नंबर कि मुख्य चुनाव आयुक्त को पदयुक्त किया जा सकता है और इनको इनके पद से हटाया जा सकता है उसी प्रकार और उन्हीं आधारों पर जिस प्रकार सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पदयुक्त किया जाता है। ठीक है 25 में है कि भारत सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श कौन देता है? तो वह देते हैं महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल। अगला है, भारत सरकार का मुख्य विधि परामर्शदाता है और जवाब सेम ही होगा, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अगला है कि निम्न में से किसका संबंध चुनाव आयोग से नहीं है? चुनाव की यदि सूचना जारी करना बिल्कुल है, चुनाव चिन्ह वितरण करना बिल्कुल है, चुनाव की वैधता पर निपटारा करना ये कोर्ट करता, वो नहीं करता, चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराना बिल्कुल, ये तो भी है। तो 27वें का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि सुरक्षा उसको दी जाती है ना, वो जहाँ बोलेगा वहाँ सुरक्षा जिस हिसाब से बोलेगा वैसे देना पड़ता है। और ये राष्ट्रपति की जिम्मेवारी होती है केंद्र के लिए और राज्यों के लिए होता है तो राज्यपाल की। 28 है यहाँ पे कि भारत के महान्यायवादी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, ये बताना है हमें 28वें में। तो हम इसको देखते हैं कौन सा सही नहीं है। इधर ऑप्शन है, पहला है कि वह भारत का प्रथम विधि अधिकारी होता है, बिल्कुल। एक सेकंड क्या कर दिया मैंने, हाँ पहला सही है। दूसरा है, उसे भारत के समस्त न्यायाधीशों में सरकार का पक्ष प्रस्तुत करने का अधिकार होता है, बिल्कुल। हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, किसी में भी वो भारत सरकार का पक्ष रख सकता है। अगला है कि वह संसद में अथवा संसद की किसी भी बैठक में भाग ले सकता है, बिल्कुल। वह संसद की कार्यवाही में भाग लेते हैं, उसे भाग लेते समय मतदान का अधिकार प्राप्त है, नहीं ये नहीं कर सकते। तो ऑप्शन नंबर डी अपना सही जवाब हो गया। अगला है, भारत के महान्यायवादी के विषय में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। चलिए इसको देखते हैं हम। पहला है कि वह भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, बिल्कुल। उसमें वही योग्यताएं होनी चाहिए जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की होती है, बिल्कुल। उसे संसद के किसी भी सदन में का सदस्य होना चाहिए, नहीं। संसद द्वारा महाभियोग लगाकर उसे हटाया, अरे बिल्कुल भी नहीं। पहला और दूसरा सही, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है इसका। अगला है कि लोकसभा अध्यक्ष के पद के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 30 नंबर, वो राष्ट्रपति के प्रसार प्रयत्न प्रदान करता है, लोकसभा का अध्यक्ष राष्ट्रपति के प्रसार प्रयत्न, बिल्कुल नहीं। यह आवश्यक नहीं कि अपने निर्वाचन के समय वह सदन का सदस्य हो, परंतु उसे अपने निर्वाचन के बाद 6 माह के भीतर सदन का सदस्य हो जाना पड़ेगा। तो ये बात कैसे होगा, जब तक वो सदन का सदस्य नहीं हो कैसे बन सकता है अध्यक्ष, ये तो बिल्कुल गलत है। अगला है, यदि वह त्याग पत्र देना चाहे तो उसे अपना त्याग पत्र उपाध्यक्ष को संबोधित करना होगा, हाँ ये ठीक है, यानी कि सिर्फ ऑप्शन नंबर 20 सही माना जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन मतदाता सूची को अद्यतन बनाकर तैयार करता है? मतदाता सूची को तैयार कौन करता है? तो यह चुनाव आयोग करता है, निर्वाचन आयोग। अगला है 32वां नंबर
निम्नलिखित कर्तव्यों में से कौन सा एक भारत के राष्ट्रपति के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा पालन नहीं किया जाता? 32वां नंबर। तो पहला है कि भारत के संचित निधि से होने वाले सभी व्ययों को लेखा परीक्षण करना और उनके संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत करना, बिल्कुल ये करते हैं वो। अगला है आस्मिकता निधि और लोक लेखाओं से होने वाले सभी व्ययों को लेखा परीक्षण करना और उनके संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत करना, बिल्कुल ये भी सही है। सभी व्यापार, निर्माण, लाभ और हानि लेखाओं का लेखा परीक्षण करना और उनसे संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत करना नहीं, ये गलत है। तो हमारा गलत ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो गया और ये भी सही ही है, इसे आप पॉज करके देख सकते हैं। 33 है, एक सेकंड मैं यहीं से करता हूँ, वहाँ से थोड़ा साफ साफ नहीं आ रहा है। 33 है यहाँ पे कि राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, इसे विचार करना है। कौन सा कथन सही है ये बताना है हमें इसके बारे में। राज्य निर्वाचन आयुक्त राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाएगा, बिल्कुल। अगला है कि राज्य निर्वाचन आयोग के पंचायतों के निर्वाचन के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की शक्ति है। हाँ, ये है। राज्य के निर्वाचन आयुक्त को अपने पद में किसी भी प्रकार के से नहीं हटाया जा सकता जब तक वह खुद को त्यागपत्र न करे और उसकी पदवीति समाप्त न हो जाए। नहीं, ऐसा नहीं है, राज्य सरकार उसे हटा सकती है। तो पहला दूसरा सही है, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। अगला है यहाँ पे 33वां नंबर कि निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति लोकधन के व्यय के निगरानी के लिए संसदीय प्रहरी के रूप में की जाती है? और यही की जाती है वाचडॉग यानी कि सीएजी को, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा, जिनके बारे में आर्टिकल 148 से 151 तक बताया गया है। अब देखते हैं 35वां नंबर कि उपचुनाव कराया जाता है और यह कराया जाता है कभी भी जब कोई खाली होगा तो किसी भी वक्त कराया सकता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। अगला है मध्यावधि चुनाव कब कराया जाता है? मध्यावधि चुनाव, तो मध्यावधि चुनाव किया जाता है जब समय के पूर्व होने के पहले ही, समय पूर्ण होने के पहले ही जब लोकसभा भंग हो जाए, राइट। और इससे क्या क्या कंडीशन से हमने थ्योरेटिकल पार्ट में लिख ही दिया था। तो जब भी लोकसभा भंग हो जाती है तो उसको बोलते हैं मध्यावधि चुनाव, राइट। अगला है निम्न में से कौन सा भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का एक कार्य नहीं है? तो है तो हम जानते हैं, पर क्या क्या नहीं है इसको देखते हैं हम, कौन सा नहीं है इसमें से। पहला है कि आकस्मिक निधियों और लोक लेखाओं से संबंधित केंद्र और राज्य सरकार के लेन देन की लेखा परीक्षा करना, ये है उनका काम। रक्षा लेखाओं का संकलन करना, नहीं ये नहीं है। तो क्या पूछा था, गलत ही पूछा था ना। तो 37 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी अपना हो गया। सरकार द्वारा वित्त पोषित संस्थाओं के लेखाओं का लेखा परीक्षण करना, बिल्कुल। राज्य के लेखाओं का संकलन करना, ये भी है, सारे ही हैं। अगला है कि भारत में सार्वजनिक मताधिकार के आधार पर प्रथम चुनाव हुआ और ये चुनाव पहली बार हुआ था 1951-52 में। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। भारत में पहली बार महिलाओं को मताधिकार कब प्राप्त हुआ? तो 1926 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। अगला है संसद द्वारा दिसंबर 1999 में, एक सेकंड में कलर चेंज कर लूँ, 1999 में निर्मित कानून के आधार पर एक नागरिक के व्यय होने का कानूनी आयु है और वह है 18 वर्ष। ऑप्शन नंबर डी, ये इसका जवाब हो गया। अगला है भारत में मतदान की आयु सीमा को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया और ये किया गया था अपना 1989 में। ऑप्शन नंबर बी। और इसी समय जो चुनाव आयुक्त एक होते थे ना पहले शुरू में, तो इस समय से 3 कर दिया गया। एक तो मेन रहेंगे चुनाव आयुक्त, ठीक है, और 2 इनके सपोर्टर और होंगे, राइट। इनको सिर्फ आयुक्त बोला जाएगा और इनको मुख्य चुनाव आयुक्त बोला जाएगा। ये भी हमने 1989 में ही किया था, ठीक है। आगे देखते हैं। संघ लोक सेवा आयोग के
सदस्यों की संख्या को निर्धारित करने की शक्ति किसे प्राप्त है? तो ये शक्ति प्राप्त है राष्ट्रपति को, ऑप्शन नंबर ए। अगला है, भारत के संविधान में निम्नलिखित भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किए गए शक्तियों का विभाजन इनमें से किसमें उल्लेखित योजना पर आधारित है? और यह है भारत सरकार अधिनियम 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के आधार पे। अगला है, ईवीएम यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन किसके साथ संयुक्त रूप से विकसित की गई है? देखी गई है भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, नहीं, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, हाँ। और कौन है? इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जी हाँ। भारत संचार निगम, नहीं, इसमें तो कोई इंटरनेट का मतलब ही नहीं होता इसमें। 2 और 3 ऑप्शन सही, ऑप्शन नंबर 20 सही जवाब होगा 44 का। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किसको हटाने का अधिकार संसद को नहीं है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त को है, भारत के महान्यायवादी। ये संसद क्यों करेगी? तो सरकार की होती है, जो केंद्र सरकार होती है उसके ये वकील होते हैं। यहाँ तक कि इनको महान्यायवादी जो होते हैं ना, इनको सैलरी भी नहीं मिलती है, इनको बस भत्ता मिलता है, आवास मिलता है, सब चीज़ मिलता है, सैलरी तक नहीं मिलता है इनको महान्यायवादी को। और ये चाहे तो आम नागरिक का भी केस लड़ सकते हैं महान्यायवादी, राइट। तो इनको संसद हटाते ही नहीं है। हाँ, बस भारत सरकार के खिलाफ केस नहीं लड़ेंगे, बाकी किसी के भी खिलाफ किसी का भी केस लड़ सकते हैं पैसे लेके, मतलब पैसा तो लेंगे ही ना, जो फी होती होगी इनकी। अगला है 46 में, संविधान तक किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है? तो एक की जाती है आर्टिकल 76 के द्वारा। अगला है कि 14वें वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है, ये बताना है। तो इसे हम देखते हैं 47 वाले को। पहला है कि इसने केंद्रीय विभाजन पुल से राज्यों को मिलने वाला हिस्सा 32% से बढ़ाकर 42% कर दिया। इसने 43% कर दिया था, इसलिए तो ये कुछ गलत टाइप हो गया, अगर रहते हैं तो गलत है ये। इसने विशेष तौर पर सेक्टरों से जुड़े अनुदानों से संबंधित सिफारिशें की है, नहीं, सही है बताना है। तो इसमें क्या मानेंगे? ये तो कोई भी सही नहीं है इसमें से, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा इसका। 43% है, 42% नहीं है वहाँ पे। अगला है, निर्वाचन आयोग किसी राजनीतिक दल को एक राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता देता है यदि वह 4 या अधिक से लोकसभा या राज्य विधानसभाओं के लिए साधारण निर्वाचन के लिए किए गए कुल मतदान में से 6% मत अगर मिल गया हो तो ये सही है बिल्कुल। अगला है, वह लोकसभा के लिए साधारण निर्वाचन में किसी राज्य या किन्हीं राज्यों से कम 4 सीटें पर जीत हासिल करे। हाँ, ये भी है, कोई सा भी दोनों में से किया हो तो उसको मान लिया जाएगा, इनका ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। अगला है, निर्वाचन आयोग निम्न में से किन निर्वाचन के लिए अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का कार्य करता है? और इसका सही जवाब होगा राष्ट्रपति के लिए, उपराष्ट्रपति के लिए, लोकसभा के लिए, सबके लिए करता है, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा। अगला है 50वें में, एक सेकंड, कि भारत के निर्वाचन आयोग के कार्य है। पहला है कि संसद और राज्य विधानमंडलों के सभी चुनाव कराना, बिल्कुल ये है, ठीक है। अगला है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के लिए चुनाव कराना, बिल्कुल। किसी राज्य में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए अनुकूल दशा नहीं होने पर राष्ट्रपति शासन लगाने की संतुष्टि करना, नहीं, राज्यपाल करते हैं, ये गलत है। अगला है निर्वाचन सूचियाँ तैयार कराने के कार्यों का निरीक्षण, निर्देशन एवं नियंत्रण, हाँ ये है। तो 1, 2, 4 यानी कि ऑप्शन नंबर 20 सही जवाब होगा इसका। अगला है 51 में, एक सेकेंड, हम कि निर्वाचन आयोग के निम्नलिखित कार्यों पर विचार कीजिए। तो इसको देखते हैं हम। पहला है कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव में का निरीक्षण, निर्देशन और संचालन, ये बिल्कुल सही है। दूसरा है कि संसद राज्यों के
विधानसभाओं, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव का निर्वाचन नामावली तैयार करना, तो ये काम भी इसका है। ठीक है। अगला है कि चुनाव लड़ने वाले व्यक्तियों तथा राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह देना और राजनीतिक दलों को मान्यता देना। व्यक्तियों तथा राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह देना और राजनीतिक दलों को मान्यता देना। चुनाव चिन्ह, इसके लिए कोशिश करते हैं ना अपनी तरफ से, वो ये गलत है, ऐसा नहीं कर सकते ना वो, ये क्योंकि वो तो अपने हिसाब से मांगता है, मुझे ये चाहिए, जो नहीं है अपने हिसाब से कुछ भी थोड़ी दे देंगे वो। अगला है चुनाव विवादों में अंतिम निर्णय की उद्घोषणा करना, तो ये भी नहीं कर सकते, विवादों को लेकर कोर्ट में जाना पड़ता है। तो पहला दूसरा सही, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। अगला है कि भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, ये बताना है हमें। पहला है कि कैग लोक लेखा समिति की बैठक में भाग ले सकते हैं, बिल्कुल। कैग लोकसभा और राज्यसभा की बैठकों में भाग ले सकते हैं, तो लोकसभा और राज्यसभा के बैठकों में भाग ले सकते हैं, ये महान्यायवादी थोड़ी ना है, इसमें नहीं ले सकते ये। कैग को अधिकारिता संघ सरकार की शक्तियों से लाभ सहविर्तुष्ट है, ऐसा कुछ नहीं है, ऑप्शन नंबर ए सिर्फ सही जवाब होगा। 53 है कि निम्नलिखित कर्तव्यों में से कौन सा एक भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा पालन नहीं किया जाता। तो इसको हम देखते हैं 53 वाले को। तो पहला है कि भारत के संचित निधि से होने वाले सभी व्ययों की लेखा परीक्षा करना और उनके संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत करना, हाँ ये काम उनका है। दूसरा है कि आकस्मिक निधि और लोक लेखाओं से होने वाले सभी व्ययों की लेखा परीक्षा करना और उनके संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत करना, ये भी काम है उनका। सभी व्यापार, निर्माण, लाभ एवं हानि लेखाओं की लेखा परीक्षा करना और उनके संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत करना, ये काम उनका नहीं है। और सार्वजनिक धन की प्राप्ति और विनिर्गम का नियंत्रण करना और यह सुनिश्चित करना कि सार्वजनिक राजस्व राजकोष में जमा हो, हाँ ये भी सही है। तो 1, 2 और 4 सही है, गलत है सी वाला, तो अपना जवाब सी हो गया, क्योंकि इसने गलत पूछा था यहाँ पे। अगला है कि भारत में निर्वाचन सरकार, जिसको बोलते हैं इलेक्टोरल गवर्नमेंट, के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है 54 का। तो पहला है कि निर्वाचनों के अधीक्षण, निर्देशन एवं नियंत्रण भारत के निर्वाचन आयोग में निहित है, बिल्कुल। प्रत्येक प्रदेशित निर्वाचन क्षेत्र के लिए एक ही सामान्य निर्वाचन नामावली है, ये भी ठीक है। संसद के पास निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन संबंधी कानून बनाने की शक्ति है, नहीं, ये गलत है। और भारत के सर्वोच्च न्यायालय के निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन संबंधी कानून की वैधता की संकक्षा करने का प्राधिकार है, ये सही है। तो अपना ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो गया इसका 54 वाले का। माफ़ करना, ये 1 सेकेंड, ये तो है ना संसद के पास, तो ये है, माफ़ करना, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी गलत है, सी सही है। अगला है 55 में कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा वित्त आयोग के कार्य का है। पहला है कि भारत के संचित निधि से धन निकालने की अनुमति देना, नहीं। प्राप्त करों को राज्य के भागों में बांटना, हाँ, राज्य को कितना मिले, केंद्र को कितना मिलेगा, ये काम है उसका। तो ऑप्शन नंबर 20 सही जवाब हो गया 55 का। 56 देखते हैं। 56 है कि भारत के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो उसे जूम आउट कर देता हूँ मैं हल्का सा। ऑप्शन हम बाद में देख लेंगे, हम सीधा पर ये देख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, ठीक है। पहला है कि मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों को समान अधिकार प्राप्त है, परंतु वेतन में असमानता है, तो नहीं, दोनों का अधिकार अलग अलग है, तो पहला तो बिल्कुल गलत है। दूसरा है कि मुख्य चुनाव आयुक्त वही वेतन पाने का हकदार है जितना उच्चतम न्यायालय
का न्यायाधीश, हाँ ये सही है। अगला है कि मुख्य चुनाव आयुक्त को उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को हटाने के तरीके और कारणों के अतिरिक्त किसी अन्य तरीके और कारण से उनके पद को नहीं हटाया जा सकता, यह भी सही है। अगला है चुनाव आयुक्त का कार्यकाल उनके पदभार संभालने की तारीख से 5 वर्ष अथवा 62 वर्ष की आयु नहीं, 6 या 65 की बात है यहाँ पे, तो ये बिल्कुल गलत है। तो 2 और 3 सही, यानी कि ऑप्शन नंबर बी अपना सही जवाब होगा। और चुनाव आयोग के बारे में आर्टिकल 324 से लेकर 329 तक बताया गया है, राइट। सो चलिए हम यहाँ वीडियो ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप रिवाइज करते रहिए।